हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी, जिसका चैप्टर 1। क्लास 10th का बायोलॉजी का 3 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो पे आते हैं तो वो जा करके अपने 3 वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ये वीडियो क्लास 12th के लिए होने जा रहा है, जिसका नाम है लेसन चैप्टर 1 का नाम है क्या? जीवों में जनन। आज हम फर्स्ट लेसन को देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जीवों में जनन। तो देखेंगे इसको बारी बारी ढंग से कि किस प्रकार से है। और इस जितने भी स्टूडेंट जैसे कि जीवों में जनन, तो इसके बारे में ऑलरेडी 10th के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाई लेवल से है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखने जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर जो दिया है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग का जो क्लास स्टार्ट हो गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि क्या है, सबसे फर्स्ट सवाल यही आता है आपका। तो देखते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो किसी जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। क्या कहलाता? जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। यानी कि किसी भी जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक के समय को हम क्या कहेंगे? उसका जीवन काल या फिर हम जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है जो अलग अलग होता है। हर एक जीव का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। ये नहीं कि सभी जीव का जीवन काल जो होता है एक ही होता है, बल्कि सभी जीव का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है और उसका जीवन काल देखा जाए तो 70 से 75 वर्ष माना गया है। पहले तो 100 वर्ष तक भी चलता था, लेकिन अब जो हो गया वो 70 से 75 साल हाईएस्ट कर दिया गया। इसी प्रकार अलग अलग जीवों में जीवन काल जो है अलग अलग होते हैं, और किसके जीवन काल कितने दिनों तक होते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देख बने रहे वीडियो में और लगातार इस पे फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस देखिए कुछ जीवों के जीवन काल निम्न है। यहाँ पे देखिए कि कुछ जीवों का जीवन काल ऑलरेडी दिया गया। इधर जीव का नाम है और इधर आपका क्या है? उसका जीवन काल है, यानी कौन से जीव कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो हाथी का अगर जीवन काल की बात बोला जाए तो हाथी के जीवन काल है, देख सकते हैं, 65 से लेके 70, यानी 65 से लेके 70 वर्ष तक होती है। कुत्ते के जीवन काल की बात किया जाए तो देख सकते हैं 20 से लेकर के 25 वर्ष होता है। तितली का जीवन काल तो 1 से 2 वर्ष का होता है। फिर देख सकते हैं गाय के जीवन काल कितने होती है? तो 20 से 25 वर्ष होती है। घोड़ा का जीवन काल कितना होता है? तो घोड़ा का जीवन काल देख सकते हैं 50 से 60 वर्ष होता है। और कछुए की जीवन काल जो होती है वो होती है 100 से 150 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होने वाला देखिए, ये है आपका नेक्स्ट। इसमें और भी है देखिए, जैसे कि कौवा। तो कौवा के जीवन काल की बात बोले तो वो होता है 15 वर्ष। कितना होती है? 15 वर्ष। गुलाब के फूल की बात बोले तो 5 से 7 वर्ष। केला की बात बोले 25 वर्ष। धान की बात बोले तो 3 से 4 मंथ। यहाँ पे ध्यान देना, ये महीना दिया गया, ये नहीं कि साल। इस सॉरी, इसको महीना दिया गया, इस साल इसमें इसको गिनती नहीं करना, क्योंकि धान जो है 3 से 4 मंथ में रेडी हो जाता है। बरगद के पेड़ का जीवन काल बोला जाए तो 200 वर्ष होता है। सबसे ज्यादा जीवन काल होती है पीपल के पेड़ का। पीपल के पेड़ की होती है 1500 वर्ष तक जीवित रहता है। आम के पेड़ की बात बोले तो वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और जामुन के पेड़ की बात बोले तो 60 वर्ष तक। ये जो है आपका क्या लिखा है? वर्ष है, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, क्या है? 60 वर्ष तक होते हैं।
ये सारी चीज को याद कर लेंगे। इससे 1 से 2 सवाल एग्जाम में हमेशा बनाते हैं कि किसके जीवन काल कितना तक है। ठीक है, ये सारे सवाल को आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि क्या होने वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल, आप क्या जीवों में जन्म था, जीवन अवधि देख लिए, जीवन काल देख लिए, और किसका जीवन काल कितना होता देख लिए। तो अब बढ़ते हैं जनन की ओर। अब जनन किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि जनन द्वारा कोई जीवधारी, जैसे कि वनस्पति हो या फिर प्राणी, वनस्पति हो या फिर प्राणी, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी जीव जो है वो जीवधारी जो अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति में वृद्धि करता। जनन किसे कह रहे हैं कि जनन के द्वारा कोई जीवधारी जो है वो अपने सदृश यानी कि अपने जैसा क्या करता, अपने जैसे जीव को जन्म दे करके अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी अपनी जाति में वृद्धि करती है। जन्म देने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, तो जन्म देने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। और जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता, जनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है कि जनन के उद्देश्य, आखिर जनन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जनन जीवों के लिए एक प्रमुख जैविक क्रिया। जनन का उद्देश्य, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके बहुत तरीके से पूछ सकता है कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, क्यों होना चाहिए जीवों में जन्म। ये सब जो है ना एग्जाम में पूछते हैं सवाल, यही चीज है कि जीव जनन का उद्देश्य क्या है, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, तो ये सारे चीज उसी का है। तो जनन जो है वो जीवों के लिए एक प्रमुख जैविक क्रिया जिसके उद्देश्य निम्न है। जिसका क्या उद्देश्य की बात बोला जाए तो उसका निम्न उद्देश्य है। और कौन कौन, निम्न का मतलब नीचे लिखा हुआ। जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया कि जनन के माध्यम से हमारी जाति जो है वो निरंतरता सदैव बनी रहती है। अगर जनन क्रिया को रोक दिया जाए तो हमारी जाति में वृद्धि नहीं होगी, और जब जाति में वृद्धि नहीं होगी तो हमारे जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। फिर आगे इसी में बढ़ते हैं तो देखते हैं जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव जो है वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे संतान का उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन से क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं से विकास होती है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर किसी का मृत्यु होता है जीव का, तो जनन के द्वारा ही उसके अस्तित्व को कायम रखा जाता। अन्यथा अगर मृत्यु हो जाए तो वंश क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी, उसकी नस्ल फिर न रह पाएगा। इसीलिए जनन जो है वो एक प्रकार से अनिवार्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या होने वाला, नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, देख सकते हैं। ये जो है कि जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे जनन के प्रकार की बात बोला जाए तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कोई अर्थी नहीं करना, जनन ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। लेकिन ऐसे जनन की बात बोले तो जनन जो है निम्न प्रकार के है। एक वर्धी जनन भी होती हैं जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। चलिए कायिक जनन, जिसको वर्धी जनन भी कहते हैं, ये जो है वो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन, ये तीनों होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे एग्जाम में आती है तो 2 ही मारना, ऐसे तीनों है, एक कायिक, एक वर्धी और एक लैंगिक और अलैंगिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, कायिक जनन क्या है। सबसे पहला जनन जो था कायिक जनन, उसके बारे में देखते हैं।
तो जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या जनन पर वर्धी जनन कहते हैं। कह रहा क्या कि जब किसी पौधे में जो है वो जड़, तने एवं पत्तियों के द्वारा, जब कोई पौधा क्या करता है अपने जड़, तने या पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं या फिर वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधे आकार की एवं आनुवांशिकी रूप से अपने मातृ पौधों के एकदम सामान्य होते हैं। क्या कह रहा है कि जो नए पौधे जो जन्म लेते हैं वो अपने आकार के अनुकूल, आनुवांशिकी के अनुकूल अपने मातृ यानी कि माता पिता के एकदम समान होते हैं व उनके गुण मातृ पौधों के एकदम समान होते हैं। उनके गुण भी जो होते हैं वो मातृ पौधे के समान होते हैं। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है, मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे के बनाता है उसे हम कायिक प्रवर्ध कहते हैं। कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मातृ पौधा का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे हम कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो जड़, तना, पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक प्रवर्ध कौन कौन है, तो जड़ भी है, तना है और पत्ती कोई भी हो सकता है। ये कायिक प्रवर्ध किसी के द्वारा, जिसके द्वारा जब पौधे नए पौधे का निर्माण होगा वही इसका क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्ध कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला। यह है आपका नेक्स्ट सवाल कि कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के भी प्रकार है। कौन कौन, तो एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। ये दोनों को भी हम देखते हैं बारी बारी ढंग से कि क्या होता है। चलिए प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न है। अब देखिए ध्यान से, हम कायिक प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक कायिक जनन जो है इसमें क्या होता है ना कि स्वतः, जैसे कि पेड़ पौधे, जब हम पेड़ पौधे को ना भी लगाते हैं तो कहीं वे स्वतः अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन हुआ। यानी कि हम उसमें ना ही पानी डाले हैं, ना उसका हम किसी प्रकार का पोषण दिए हैं, फिर भी वो पौधे उग गए वहां पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इनकी भी निम्न विधि हैं। कौन कौन से विधि हैं जो देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी विधि हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला विधि है कि जड़ के द्वारा कायिक जनन होती है। किसके द्वारा, जड़ के द्वारा कायिक जनन होती है। जैसे जब कोई पौधा जड़ों के द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जड़ के द्वारा, तो ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी पौधा जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा अपने नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि परवल हो गया, शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, ये सब जितना भी है वो सारे पौधे क्या हो जाएंगे, किसके तहत आते हैं, तो ये सारे पौधे आ जाते हैं आपको जड़ द्वारा कायिक जनन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सेकंड क्या होने वाला है। तो सेकंड है तना के द्वारा। तो देखते हैं कि तना के द्वारा, तो जब किसी पौधे के में तने के द्वारा अपने सामान्य नए पौधे का उत्पन्न होता है तो उसे हम तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अदरक, हल्दी, आलू, ये सब जो है वो क्या हो गया, तने द्वारा होने वाला कायिक जनन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये होने वाला है कि पति के द्वारा होने वाला कायिक जनन। तो पति के द्वारा, तो इसका भी डिफिनेशन सेम हो जाएगा कि जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि अजूबा, बिगोनिया, ये सब पौधे हैं
जिसमें क्या होती है, पत्तियों के द्वारा जनन होती है, तो इसे हम कहते हैं पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक जनन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होता है। कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक तो देख लिया, अब ये है जो कृत्रिम कायिक जनन है। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, ये सवाल को देखते हैं। तो पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। क्या कहता, कि पौधों में जो कायिक जनन है वो मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है, बहुत सारे तरीके से करवाता है। तो ये काम जो है कृत्रिम का मतलब इसको क्या करवाता है, मनुष्य करवाता है। ये स्वतः नहीं होता बल्कि इसे मनुष्य करता है, जैसे रोप करके, बहुत सारे तरीके हैं उसे। तो वो सारे तरीकों को देखेंगे कौन कौन से तरीके से मनुष्य उसे उगाता है। अतः इस प्रकार के कायिक जनन जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है, क्या होता कि जो मनुष्य के द्वारा जनन करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये सारे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई होने वाला। कृत्रिम कायिक जनन तो पौधों में कायिक जनन मनुष्य के द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार से कायिक जनन जो मनुष्य के द्वारा कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं वो सारे स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। देखिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्रीदम, सेम इसी प्रकार से ये पेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूरा जितना भी होगा, ये नहीं सिर्फ बायो बल्कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही आपको हेल्प होने वाला है। 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए दबा करके। चलिए आपका आ गया कि कृत्रिम जो कायिक जनन है वो कई प्रकार से करवाता है मनुष्य। अब वो कौन कौन प्रकार से करवाता है जो देख लीजिए। सबसे पहला है कलम लगाकर। कलम लगाकर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे गुलाब के फूल होता है उसकी टहनी को क्या करता है, तोड़ करके और उसको लगा देता, तो इसी को हम लोग कहते हैं कलम लगाकर। चलिए इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियां को काट लिया जाता, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस कटी हुई टहनी पर कच्छस्य कलियां होना अनिवार्य है। जब जो टहनी काटते हैं तो उस पर कुछ कलियां निकली हुई रहती है, वो होना अनिवार्य है, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कच्छस्य कलियां से ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये चीज जरूर देखें। ये कुछ लोग कलियां को, टहनी को काट के लाते हैं, छोटे छोटे टहनी को, और डायरेक्टली लगा देते हैं, उसको कितना भी पानी देते हैं बट उससे नए पौधे नहीं बनते हैं। लेकिन नए पौधे कब बनेंगे कि उसमें देखिएगा कि उसमें क्या होना चाहिए, कलियां होना चाहिए, कच्छस्य कलियां जिससे पौधे उगते हैं वो होना चाहिए। यह टहनी के कलम कहलाती है। इन कटे हुए टहनियों को मृदा में आधा रोक दिया जाता है। इन जो टहनी काट के लाया जाता है उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर आधा रोप दिया जाता है, और जिसमें से कुछ समय के पश्चात नया पौधा विकसित हो जाता है। अगर उसको रोप देंगे तो कुछ समय बाद, ये नहीं कि दिन भर में, 1 घंटा 2 घंटा में, कुछ समय कहने का मतलब 2 से 4 दिन में उससे फिर फूटना शुरू हो जाता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जाती है, जैसे कि गुलाब में, गुड़हल में, अंगूर में, नींबू में। ये सारे चीज में क्या लगाया जाता है, कली को लगाया जाता है। टहनी को रोक दीजिए, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस, देखते हैं कि इसका सेकंड प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है दाब लगाना। अब दाब लगाना क्या है, तो देखिए पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि दाब लगाना क्या होता है। इस प्रक्रिया में मातृ पौधे के तने की शाखा को मृदा में कई प्रकार से गाड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, दाब लगाना का मतलब हो गया कि इस क्रिया में क्या होता है कि मातृ पौधे
जिस पौधे की मृत्यु हो जाती है उसकी शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है। कैसे गाड़ेंगे उसकी तरीका होना चाहिए, ऐसे ही गाड़ दीजिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसका अग्रभाग वायु में होता है। इसका जो जो टहनी को गाड़ते हैं, मृत पौधे के टहनी को, उसके तने को जब गाड़ेंगे तो उसका जो अग्रभाग हो वो वायु के संपर्क में होना चाहिए। दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ निकलती है। इससे तने या तने भाग को मातृ पौधों से अलग कर दिया जाता है। क्या करता, इसमें जो है कुछ जो पौधे को इस प्रकार से लगाएंगे कि पौधे के उसके टहनी को, उसके तने को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया जाता है और ऊपर वाले भाग को क्या किया जाता है, अग्र भाग को उसको हवा में छोड़ दिया जाता है। तो जिस प्रकार से क्या होती है, उससे पौधे निकल जाती है और उसे फिर अलग हो जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। ये सब किस में अपनाई जाती है, अंगूर, स्ट्रॉबेरी के, ये सारे पौधे में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट आपका। ये देखिए रोपण। तो इस विधि के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, पौधे को लगाते हैं। देखिए इस विधि के द्वारा पौधे की उत्तम एवं उच्च किस्म की विकसित की जाती है। ये जो है सबसे बेस्ट विधि है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म के पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। कलम उच्च किस्म के पौधे की एवं स्कंद जो होती है वो निम्न किस्म के पौधे की होती है। कलम जो होता है वो उच्च किस्म का होता है, स्कंद जो होता है वो निम्न किस्म के पौधे को होता है। इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होता है। दोनों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, क्या होता है कि दोनों एक ही प्रकार से विकसित होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। यह लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद उस जोड़ वाले स्थान से उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे जिसके जड़ें को तो स्कंद की होगी परंतु उसका मुख्य तना, फल, फूल आदि जो होगी वो उच्च किस्म वाले यानी कलम की होगी। इसमें जो लगाते हैं उसमें जो उच्च किस्म की होती है। अब देखिए यह विधि जो है आम, नींबूनी, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। रोपण विधि जो है किसमें अपनाई जाती है, आम, नींबू, सेब ये सब चीज में अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं फोर्थ विधि भी है क्या, देखते हैं फोर्थ विधि क्या होने वाला। गुंटी बांध कर, क्या होता है, एक गुंटी बांधना। यह दाव लगाना की विधि का ही परिवर्तित रूप है। जैसे दाव लगाना होता है उसी प्रकार से ये परिवर्तित रूप है, विपरीत रूप है, थोड़ा सा अलग है उसी प्रकार से। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। वृक्ष जब ऊंचाई पर हो उस स्थिति में किया जाता है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। जब हाइट में है तो इसमें दाब विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा को दूसरे के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं और कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लेप कर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुंटी कहते हैं। देखिएगा कभी कभी आप लोग कि दो पेड़ की टहनी जो है उसको अगर बांध दिया जाए तो देखिएगा कभी ऐसा स्थिति आती है कि वो दोनों क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। दोनों पौधे क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। दोनों पेड़ को क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि उसकी छाल को, किसी भी पेड़ के छाल को साड़ दीजिए, जो छील दीजिए, जो टहनी क्या है सटा हुआ, और उसे कपड़े के माध्यम से बांध दीजिए। कुछ दिन के बाद देखिएगा उसको कि वो दोनों क्या हो गया, आपस में अटैच हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं गुंटी। कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है कि भाग जो है
वो अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है और पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे की शाखा को काटकर अलग कर दिया जाता। यह शाखा वृद्धि करके नया पौधा बनाती है। लीची, नींबू आदि में क्या इस विधि का उपयोग किया जाता है? सभी पौधे में नहीं, लेकिन लीची सब है, ये सारे पौधे में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये अलैंगिक जनन जो है, यहाँ से आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल से हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेट हो और हम भी इस वीडियो को और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आए आप लोग के सामने और अच्छे तरीके से हम नोट्स को रेडी करके लाएं। और बिल्कुल फ्री नोट्स आपको मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि हाँ नोट्स कहाँ मिलेगा। ये बात अगर कोई सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्नर में आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में इसका नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क आपको बिना कोई फी का ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अलैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।